हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द इनसाइड सीरीज। तो आज हमारे साथ एक नए गेस्ट है। ही इज डॉक्टर रवि कुमार मंगलानी, जनरल फिजिशियन एट जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल, और ये स्पेशलिस्ट है थायराइड, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ में। सो आज हम आपके पास लेके आए हैं फ्री कंसल्टेशन। तो आज आप अपनी फैमिली में जिसको भी ये डिसऑर्डर्स है, आप उनके साथ ये पॉडकास्ट शेयर कर सकते हो और इनफैक्ट आप साथ में इसको देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल पॉडकास्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। और थैंक यू, आपके एक बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला हमारी ऑडियंस को ये बताने के लिए कि ऐसी बीमारियों में जो कि एक सिचुएशन क्रिएट करती है पैनिक का, हम छोटी छोटी स्टेप्स से कैसे इनको क्योर कर सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। बिल्कुल। देखो, थैंक यू सो मच मेरा स्वागत करने के लिए मंच पर। अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें होती हैं, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं, डायबिटीज़ है, ये डिसऑर्डर्स जो हैं और हार्ट की डिजीज़ेज़ हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ हैं जिनको हम बचा सकते हैं। ठीक है, फीवर होना, बुखार होना या फिर मलेरिया, डेंगू होना कई बार मौसम के हिसाब से हो जाता है और उनके शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं, ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होते हैं। बट ये इस तरह की बीमारियाँ हैं कि एक बार यदि किसी को हो जाए तो उसके बाद पूरी लाइफ जो है इसकी मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं और इनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं। तो इसलिए इन बीमारियों को हम थोड़ा-सा अवेयरनेस करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ये पॉडकास्ट और जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, इन बीमारियों के लिए सबसे बेस्ट होते हैं और काफ़ी हद तक अगर हम 10 में से 1 पेशेंट को भी बचा लेते हैं तो हमारा ये सक्सेसफुल हो जाता है। सर, जैसे जनरली ना जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो आप उनका इलाज बाद में करते हैं, उनको थोड़ा स्ट्रेस जो लेके आते हैं वो, अगर कोई बिल्कुल। किसी मेजर डिजीज के साथ है कोई पेशेंट, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल और पैनिक सिचुएशन होता है। इनफैक्ट उनकी फैमिली भी बहुत प्रेशराइज सिचुएशन होती है। तो आपका सबसे पहले साइकोलॉजिकली उनको कैसे हैंडल करते हैं? जी, बिल्कुल सर। एक्चुअली एक डॉक्टर के लिए पेशेंट ट्रीट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू डिजीज़। बीमारी ठीक करने से अच्छा है आपको पेशेंट को ठीक करना। तो पेशेंट को ठीक करना है, उसके लिए आपको पेशेंट की साइकोलॉजी जो है उसको पहले समझना होगा कि पेशेंट जो है अपनी डिजीज़ को लेकर के, बीमारी को लेकर के उसके मन में क्या भ्रांतियाँ हैं, क्या रियलिटीज़ हैं जो उसे मालूम हैं, क्या पहले से कुछ उससे संबंधित बीमारियाँ हैं या उस जो अभी उसको बीमारी है उसकी सीवियरिटी क्या है। 2 तरह के पेशेंट हम यूजुअली देखते हैं सर। एक तरह के पेशेंट होते हैं जिनको कोई ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं होती है बट वो अपने सिम्पटम्स को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं हमें कोई और बड़ी बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, कोई निमोनिया तो नहीं हो गया। दूसरे तरह के जो पेशेंट हम डील करते हैं वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है डील करना। वो पेशेंट होते हैं जिनको एक्चुअली कोई सीरियस डिजीज़ होती है बट वो उसकी सीवियरिटी को नहीं समझ पाते हैं। तो दोनों पेशेंट्स को हमें अलग अलग तरीके से डील करना होता है। पहली कैटेगरी की अगर हम बात करें जिसके अंदर पेशेंट्स जो है वो ओवर कॉन्शियस ओवर होते हैं कि हमारी बीमारी जो है, हमें कोई एक्स्ट्रा बीमारी या कोई बहुत सीरियस बीमारी के लक्षण तो नहीं है। तो सबसे पहले पेशेंट से हम नॉर्मल उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं हमारे लेवल पर। मेडिकली जो भी चीज़ें हमें साइंस दिखते हैं, पेशेंट के सिम्टम होते हैं, डिटेल हिस्ट्री लेकर के जब हमें लगता है या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी अगर हमें कई बार नीडेड होता है तो हम वो करवाते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशंस में और पेशेंट्स को क्लिनिकली देखकर लगता है कि पेशेंट इज गुड, अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो हम जस्ट काम डाउन द पेशेंट। ओके, सो पेशेंट्स को काम डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्ट्रेस की वजह से कोई भी कंडीशन हो या कोई भी बीमारी हो वो बढ़ी जाती है। तो जैसे मान लो किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर आया 150/90, पेशेंट की एज 80 ईयर्स है, तो 80 ईयर्स की एज पे 150/90 इज ओके, इट इज़ नॉट वेरी मच। तो उसमें पेशेंट्स कई बार ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से नेक्स्ट टाइम बीपी 170 आ जाता है जो ज़्यादा हार्मफुल है, जबकि वो पहले नहीं था, वो स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ। तो एक्चुअली हमें उन्हें ये बताना होता है कि यार 150/90 इज ओके एट योर एज, इट कैन बी कंट्रोल्ड विदाउट मेडिकेशंस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से बहुत सारे एक पेशेंट, मान लो अपने जैसा कोई यंग लड़का 25-30 साल का कोई पेशेंट आता है खांसी लेकर के, सिंपल बुखार लेकर के, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसा मान लेते हैं कि हमें निमोनिया हो गया, जबकि क्लिनिकली ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता है। पेशेंट का एक्सरे ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, फाइंडिंग्स कुछ नहीं है, सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी साइन हो सकते हैं। तो ऐसे में पेशेंट्स को हमें साइकोलॉजिकली यही डील करना होता है कि आप ठीक हैं, आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, टेक बेड रेस्ट, मेंटेन हाइड्रेशन, टेक दीज मेडिकेशंस, यू विल बी फाइन इन 4 to 5 days और 10 days जो भी हैं उसमें आप ठीक हो जाओगे। साथ के साथ उनके अटेंडेंट्स को भी आपको जो है, जो उनके घर वाले होते हैं, साथ में पेरेंट्स होते हैं, उनको भी हमको अच्छे से जो है साइकोलॉजिकली डील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कई बार पेशेंट से ज़्यादा उनके अटेंडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं।
तो ये पेशेंट्स डील करना हमारे लिए ईजी है एज कम्पेयर टू दूसरी कैटेगरी जो मैं बताऊंगा। दूसरी कैटेगरी वाले पेशेंट क्या होते हैं, ये पेशेंट ज़्यादातर हॉस्पिटलाइज्ड या आईसीयू की सेटिंग्स के अंदर रहते हैं। इसमें क्या होता है, हम पेशेंट के सामने वो चीज़ नहीं बोलते, बिकॉज पेशेंट के सामने अगर आप बहुत सारी, कई बार हम लोगों को क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पेशेंट से छुपा करके बाद में हमें अटेंडेंट्स को बतानी होती है, बिकॉज सम कन्वर्सेशन कैन हर्ट द पेशेंट, कैन मेक स्ट्रेस लेवल हाई द पेशेंट। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, मुझे पता है उसको कोई सीरियस डिजीज है या आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो मैं उस पेशेंट के सामने नहीं बोल सकता। तो जो आईसीयू के पेशेंट होते हैं या पेशेंट जो एडमिट होते हैं, उनके अंदर उनके अटेंडेंट्स को अलग से बताकर उनको एक्सेप्टेंस दिलानी होती है कि ये चीज़ है। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर ये तो सडनली हुआ, पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, आज से 5 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थे। जैसे खासकर हार्ट अटैक और लकवा यानी स्ट्रोक के केसेस में होता है, क्योंकि ये दोनों सडन चीज़ें होती हैं। आज से 5 घंटे पहले पेशेंट बिल्कुल ठीक था और सडनली अभी पेशेंट जो है वो डेथ होने वाली है, पेशेंट की एट रिस्क है। तो ऐसी कंडीशंस को डील करना बहुत टफ होता है, बहुत क्रिटिकल रहता है हम लोगों के लिए भी। तो ऐसे में बहुत ही काम तरीके से पेशेंट को जो है, कई बार हमें डांटना भी पड़ता है, कई बार हमें प्यार से भी समझाना पड़ता है, लेकिन हाँ ये है कि पेशेंट की साइकोलॉजी, अटेंडेंस की साइकोलॉजी को डील करना और भी ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू पेशेंट, क्योंकि कई बार पेशेंट्स हम डायरेक्टली जो है कॉन्वर्सेशन में डील नहीं करते हैं, सिंपल ट्रीटमेंट करते हैं, कई बार अटेंडेंस से ही हमें डील करना पड़ता है। सो दोनों तरह की कैटेगरी पेशेंट डील करना मुश्किल है, बट हाँ मैं ये बोलूँगा, ए फिजिशियन ट्रीट्स द डिजीज बट ए गुड फिजिशियन ट्रीट्स द पेशेंट। तो वो एक डिफरेंस बहुत जरूरी है। और ये आपको ट्रेनिंग फेज में सिखाया जाता है, ये आप अपने आप डेवलप करते हो? एक्चुअली सर, जब एमबीबीएस हम लोग कर रहे होते हैं ट्रेनिंग फेज में, तो सेकेंड ईयर एमबीबीएस से हम लोगों का क्लिनिकल पोस्टिंग्स चालू होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग हो जाता है लर्निंग का, बट कहीं बैठकर ये सिखाया नहीं जाता कि आपको ये करना है। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, आपको खुद को ही सीखना होता है। तो धीरे धीरे इंटर्नशिप होती है। मेन जब आप सीखते हो वो होता है रेजिडेंसी, यानी जब आप 3 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एमडी या एमएस का जो प्रोग्राम होता है, जो मैंने अभी यहाँ से किया था एनटी मेडिकल कॉलेज से, वहाँ पे आप बेसिकली सीखते हो चीज़ें। अगर आप उस फेज में सीख गए तो धीरे धीरे करके आप अच्छा कर लोगे, अगर आप उस फेज में नहीं सीख पाए तो फिर आगे सीखना बहुत मुश्किल। तो सर मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो जितना हम 10th स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ा है कि नॉर्मल बॉडी कैसे फंक्शन करती है, जैसे हमने कोई भी फूड इनटेक किया, वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको स्मॉलेस्ट सेल में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में, और फिर वो ब्लड के थ्रू, जब मीनवेल पैनक्रियाज भी एक्टिव होंगे, इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे और वो एनर्जी में कन्वर्ट करके हर ऑर्गन्स तक पहुंचाएंगे। बट इन अ डायबिटिक बॉडी ये चीज़ कैसे डिफरेंट होती है? ठीक है, देखो सर, एक्चुअली क्या होता है, जब पेशेंट डायबिटिक होता है, मैं आपको पहले नॉर्मल मैकेनिज्म बताता हूँ क्या होता है। जब हम फूड लेते हैं तो उसमें मल्टीपल फैट, प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सब चीज़ें होती हैं। आफ्टर टेकिंग द मील उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनको सबसे छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं उनका सबसे छोटा यूनिट होता है ग्लूकोज। सो वो फूड जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, इतने में हमारा जो पैंक्रियाज है जो एक्टिवेट हो जाता है। और पैंक्रियाज क्या करता है, नॉर्मल बॉडी के अंदर इंसुलिन को रिलीज करता है। इंसुलिन एक ऐसा बॉडी के अंदर हार्मोन है जो ग्लूकोज के कंट्रोल को मेंटेन करके रखता है बॉडी के अंदर। तो वो इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर यानी बॉडी पार्ट्स के अंदर एंट्री कराता है, यानी कि मेनली लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर और एडिपोसाइट्स यानी फैट सेल्स के अंदर। तो क्या होता है, ये जो इंसुलिन रिलीज होता है, इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मसल्स पर होते हैं, लीवर पर होते हैं और फैट सेल्स पर होते हैं। तो इन रिसेप्टर्स पे इंसुलिन एक्ट करता है और ग्लूकोज को इनके अंदर एंट्री कराता है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो ब्लड ग्लूकोज है वो ब्लड से इन ऑर्गन्स में एंट्री करता है। तो ब्लड के अंदर लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है। और फिर अंदर जाकर के, जैसे लिवर के अंदर ये गया सपोज, ठीक है, तो लिवर में ये ग्लूकोज जो है फर्दर, अगर मान लो हमने एक्स्ट्रा डाइट ले लिया, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, तो बॉडी जो है ग्लूकोज को स्टोर भी करती है, ताकि इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर अगर हम 24 आवर्स तक भी फास्टिंग करें तो हमारा शुगर डाउन ना हो और वो लिवर से रिलीज होता होता ब्लड में चला जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लिवर में स्टोर हो जाता है। तो इसके अंदर भी जो मीडिएटर होता है वो इंसुलिन होता है। तो ये तो हुआ नॉर्मल पेशेंट का नॉर्मल फंक्शन, फिजियोलॉजी। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजी की, यानी कि डायबिटीज का जो पेशेंट है उसके अंदर दिक्कत कहाँ हुई। डायबिटीज के पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि इंसुलिन का रिसेप्टर जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, हम जो मैं अभी बात करूंगा वो मेन डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे ज्यादा कॉमन है उसकी है मैं बात करूंगा। उसके अंदर क्या होता है कि रिसेप्टर्स काम करना बंद करते हैं, जिसको हम बात कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या? इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मैकेनिज्म ऑफ डायबिटीज, एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज।
सो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो रिसेप्टर है लीवर पर, फैट सेल्स पर, मसल्स पर, ये रिसेप्टर्स काम ही नहीं कर रहे। जब रिसेप्टर इंसुलिन है हमारे पास, पेंक्रियाज रिलीज कर रहा है, पेंक्रियाज का कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन वो इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है। तो पेंक्रियाज को लगता है कि मैं रिलीज नहीं कर पा रहा हूं, तो वो और रिलीज करता है, लेकिन वो काम ही नहीं कर पाता है। यानी इसका मतलब इंसुलिन का लेवल तो ब्लड में बहुत है और इट इज नॉन फंक्शनल। सो अब क्वेश्चन आता है कि सर इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जेनेटिक्स, नंबर 1, यानी कि किसी पेशेंट के अगर फादर को, मदर को फैमिली हिस्ट्री अगर डायबिटीज़ की है तो उन लोगों में जो है डायबिटीज़ होने की संभावना और इंसुलिन रेजिस्टेंस की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा, एज, मोर देन 45 ईयर्स की एज के ऊपर जो है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होना एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। तीसरा, स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, यानी कि हम जो ये जंक फूड, फास्ट फूड और ये ट्रांस फैट, फैटी डाइट ज़्यादा लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी मेडिकेशंस जैसे एंटीसाइकोटिक्स दवाइयाँ होती हैं, स्टीरॉइड्स जो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई बार पेशेंट्स जो है स्टीरॉइड लेते हैं, या HIV की मेडिकेशंस होती हैं, PCOD फीमेल्स के अंदर हम देखते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये सब लाइफस्टाइल की डिजीजेज होती हैं और ये जो है सीधा इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस को इफेक्ट डालती हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाती है। और एक फैटी लिवर भी एक इम्पोर्टेंट इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण होता है। तो सर सॉरी टू स्टॉप इन, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया, इंसुलिन जो होता है वो रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि इंसुलिन अवेलेबल तो है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, बट वो अपना एक्ट नहीं कर पा रहा है थ्रू दिस रिसेप्टर्स। तो इसलिए जो है ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल। तो सर एक नॉर्मल इंडिविजुअल कैसे पहचानेगा, क्या साइंस है इसके पीछे? इंसुलिन रेजिस्टेंस एक व्यक्ति अपने बॉडी में खुद पहचान सकता है, कुछ सिम्टम्स के थ्रू और कुछ इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट के थ्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक साइन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का वो होता है अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। अब अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होता क्या है, आपने देखा होगा कुछ ओबेस जो पेशेंट्स होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, ओवरवेट लोग होते हैं, उनके नेक पर और उनके एक्जिला पर ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है, थिक एंड ब्लैकिश डिस्कलरेशन। कई बार साथ में स्किन टैग्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे। तो वो एक इंपॉर्टेंट साइन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। उसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशंस की अगर अपन बात करें तो अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड जो कि एक कोलेस्ट्रॉल का टाइप होता है, उसका लेवल अगर भूखे पेट फास्टिंग 150 या उससे ऊपर आता है, ब्लड प्रेशर अगर 130/80 से ऊपर है, अगर उसका HDL गुड कोलेस्ट्रॉल जो है 50 से कम है मेल के अंदर, 40 से कम है फीमेल में, तो इसका मतलब ये एक एक साइन है, ये एक बॉडी के अंदर इंडिकेटर्स हैं कि हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हमें जो है जब ऐसा महसूस हो रहा है, जब ऐसी चीज़ें सिम्टम्स आ रहे हैं, देन यू हैव टू गो फॉर फास्टिंग ब्लड शुगर एंड खाना खाने के बाद 2 आवर पोस्ट पैंडियल ब्लड शुगर। और साथ के साथ एक टेस्ट होता है HbA1c, जो कि 3 मंथ्स का ब्लड शुगर का पूरा एवरेज कंट्रोल बताता है। उस टाइम हमें ये चेक करना है, और अगर इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और साथ में पेशेंट को लक्षण आ रहे हैं, साइंस हैं अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस के, देन वी हैव टू स्टार्ट द डायबिटीज मेडिकेशन। अगर हम लॉन्ग टर्म में डायबिटीज को क्योर नहीं करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके? सर देखो, डायबिटीज़ एक मल्टी ऑर्गन डिजीज़ है। ये एक मिथ है हमारा कि डायबिटीज़ जो है खाली शुगर बढ़ने से होता है, शुगर बढ़ गया तो डायबिटीज़ हो गया। शुगर बढ़ने से मल्टीपल ऑर्गन्स पे बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं। जो सबसे डेडली जो ऑर्गन जिस पे इन्वॉल्व होता है वो हार्ट होता है। यानी कि डायबिटीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो डेथ का मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, यानी हार्ट अटैक है। तो अब बात आती है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर हार्ट अटैक क्यों हुआ? क्योंकि डायबिटीज़ जब बढ़ता है या ब्लड शुगर जब ज़्यादा होता है पेशेंट्स का, तो इससे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बॉडी के अंदर बढ़ते हैं, यानी कि बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर क्लॉट्स बनना चालू हो जाता है। और जैसे ही क्लॉट बनना चालू होते हैं तो हार्ट के अंदर जो नसें होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और इससे जो है हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। तो सबसे पहला और डेडली कॉम्प्लिकेशन अगर मैं बताऊंगा तो वो है हार्ट अटैक। उसके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और भी होते हैं, जैसे डायबिटीज़ के अंदर स्किन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, डायबिटिक स्किन बोलते हैं, फुट का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि पाँव के अंदर जो होती हैं अल्सर्स बन जाते हैं और कॉम्प्लिकेट होकर डायबिटिक फुट कर सकते हैं। कई बार पाँव एम्पुटेट करना पड़ता है, पाँव काटना पड़ता है। कई बार उस डायबिटिक फुट की वजह से पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलता है। रीनल डिस्फंक्शन हो सकता है, यानी कि गुर्दे की दिक्कत हो सकती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और वो डायबिटिक किडनी डिजीज से क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी कि CKD जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में, उसमें वो कन्वर्ट हो सकता है और लोगों को हीमोडायलिसिस तक की जरूरत पड़ती है।
साथ के साथ आंखों को भी इफेक्ट कर सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है इसका। नसों को इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनको अक्सर ये दिक्कत होती है, हाथों में पाँव में झंझनाहट होना, सुन्न होना, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर मल्टीपल विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और ग्लूकोज इटसेल्फ जो होता है वो जो हमारी वेसल्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, उनके साथ बाइंड होकर के न्यूरोपैथी करता है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर हम बात करें तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि गुर्दे की दिक्कत, न्यूरोपैथी यानी कि नसों की दिक्कत, रेटिनोपैथी यानी आंखों की दिक्कत, ये 3 है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जो छोटी-छोटी नसों को इफेक्ट कर रहे हैं। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी लकवे की संभावना भी बढ़ती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो हैं डायबिटीज़ के हैं। हाँ, और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डायबिटीज़ को टाइमली कंट्रोल कर लिया जाए, HbA1c को अगर टारगेट 7/7.5 से अगर कम रखा जाए और अगर हर 3 मंथ उसको अपन टारगेट मॉनिटर करते रहें और डायबिटीज़ गुड कंट्रोल हो, हम डाइट जो है डायबिटीज़ के हिसाब से ले रहे हो, तो वी कैन कंट्रोल इट एंड वी कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। बस मुझे इसमें एक चीज़ ऐड करनी है कि जो आई साइट की आपने बात की, क्या आपकी आँखें थोड़ी-सी रेडिश होने लग जाती है? क्या ये साइन है डायबिटीज़ का? एक्चुअली आईज़ का रेडिश होना एक कई बार ग्लोकोमा का एक सिम्पटम होता है। जो आप बता जी। रहे हैं वो ग्लोकोमा नाम की एक डिज़ीज़ होती है। ग्लोकोमा भी डायबिटीज़ के अंदर हो सकता है। डायबिटिक्स आर एट हाई रिस्क फॉर ग्लोकोमा। आईज़ के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है आँखें लाल हो जाती है। लेकिन जो मैं कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा हूँ रेटिनोपैथी, वो एक्चुअली विज़न लॉस से रिलेटेड है। रेटिना एक आँख का पर्दा होता है जिस पे आँख हम कुछ भी देखते हैं उसकी इमेज बनती है। तो उसके अंदर वेसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो जो है इमेज नहीं बन पाती। तो इसका मतलब जो हमारी विज़न होती है वो चली जाती है। विज़न धीरे-धीरे कम हो जाती है। सर हाइपरटेंशन इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है और क्या इनसे हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं? हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। जी। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब ब्लड हमारी वेसल्स के अंदर या नसों के अंदर जब रन कर रहा होता है, तो वो लेटरल वॉल्स पर कुछ प्रेशर जनरेट करता है। जैसे कोई भी अगर पाइप में कोई पानी बह रहा हो तो एक प्रेशर जनरेट करता है, इसी वजह से वो फ्लो कर पाता है। तो वो प्रेशर जो होता है वो ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 होता है, 110/70 भी हो सकता है, इसकी एक रेंज होती है। बट अगर उस रेंज से उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उसको जो है हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब हाइपरटेंशन जो है वो होता क्यों है? उसके क्या-क्या रीज़न होते हैं और हाइपरटेंशन से हार्ट डिज़ीज़ कैसे बढ़ती है वो मैं बताता हूँ इस बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्यों है? तो ये डायबिटीज़ की तरह ही लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड डिज़ीज़ है। मैं हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिज़ीज़ ये चारों अलग-अलग नहीं हैं। ये चारों एक ही डिज़ीज़ के अलग-अलग स्पेक्ट्रम हैं। अगर किसी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, साथ के साथ डायबिटीज़ है, तो उससे हाइपरटेंशन की रिस्क बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन है तो डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ती है और इन सब से तीनों से मिला करके हार्ट डिज़ीज़ की रिस्क बढ़ती है। तो अगर आपने इस स्पेक्ट्रम के अंदर इनिशियली कंट्रोल कर लिया, तो आप हार्ट डिज़ीज़ से प्रिवेंट हो जाओगे और इनिशियली कंट्रोल नहीं किया तो लास्ट में जाकर वो हार्ट डिज़ीज़ और स्ट्रोक में जाकर कन्वर्ट होगा। तो अब ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो सेम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। लाइफ़स्टाइल जो मैं बता रहा था सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल मतलब इनएक्टिविटी। हम ऑफ़िस वर्क करते हैं, सुबह 9 बजे गए, शाम को 7 बजे तक ऑफ़िस में बैठे हैं, आने के बाद भी सो गए, खाया-पिया, सो गए। तो ये सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, जो आज के जो रूरल अर्बन पॉपुलेशन है उसमें बहुत कॉमन हो रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। दूसरा होता है ओबेसिटी, मोटापा। यानी कि जब मोटापा बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, साथ ही डायबिटीज़ के बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। तीसरा जो होता है लैक ऑफ स्लीप, एक प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाना। यानी कि अगर जो है 8 घंटे से कम की अगर स्लीप ले रहे हो 7 या 8 घंटे से कम, तो लॉन्ग टर्म में इससे जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण होता है स्ट्रेस। आज की स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर जो है ब्लड प्रेशर जो है इस वजह से बढ़ रहा है। पाँचवा लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रेगुलर डाइट का भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो उससे जो है ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। 6 जो होता है उसका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अगर किसी पेशेंट का डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर के बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये सारे कारण जो होते हैं ब्लड प्रेशर के बढ़ने से संबंधित होते हैं। अब ब्लड प्रेशर बढ़ना जो है वो किसको बोलते हैं, मतलब किस कट ऑफ से ऊपर हम जो बोलें कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो 140/90 एक कट ऑफ है, एक जनरल कट ऑफ है कि 140/90 टच कर रहा है या उससे ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर जा रहा है, तो इट इज़ हाइपरटेंशन। तो इसको हम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। समटाइम्स इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है? जैसे एक रीडिंग अगर किसी की 140/90 है ड्यू टू सम स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो हम उसको हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे। कई बार एक रीडिंग वो नॉर्मल भी हो सकती है। अगर परसिस्टेंटली 2 या 3 सिटिंग के अंदर जो कि एटलीस्ट 12-12 आवर के डिफरेंस पर अगर पेशेंट मापते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर आ रहा है, देन वी विल लेबल इट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन।
अब हाइपरटेंशन जो होता है वो हार्ट अटैक की रिस्क को कैसे बढ़ाता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, हाइपरटेंशन जो होता है या हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, उससे क्या होता है, जब प्रेशर किसी नली के अंदर बढ़ेगा तो उससे क्या होता है, उसकी जो वॉल्स पे है उस पे क्रैक्स होते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स क्रिएट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो इंजरीज। ठीक है, माइक्रोवेस्कुलर इंजरीज। तो माइक्रोवेस्कुलर इंजरीज से क्या होता है, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो हम सब लोग जानते हैं प्लेटलेट्स, वो उन इंजरीज पे इकट्ठा होना चालू हो जाती हैं। और साथ के साथ जो कोलेस्ट्रॉल होता है, फिब्रिन कैप बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स होता है, वो भी उसके साथ में एग्रीगेट हो जाते हैं और धीरे 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 क्लॉट बनना चालू होता है। फर्दर प्रेशर बढ़ेगा, फर्दर क्लॉट बनना ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या होता है, जैसे ही कोई अक्यूट स्ट्रेसफुल कंडीशन हुई या अक्यूट कोई एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हुआ और वो क्लॉट कंप्लीटली उस वेसल्स को ब्लॉक कर देगा। इसीलिए जो है हार्ट के ये जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं उनमें हार्ट डिजीज के और लकवा या स्ट्रोक के होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये दोनों बीमारियां जो हैं वो वेसल्स के ब्लॉकेज से होती हैं। और वेसल्स का ब्लॉकेज जो है उसके अंदर अंडरलाइंग जो है हाइपरटेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर एक छोटा सा सेगमेंट है मिथ बस्टर, जो लोगों की जनरली मिथ रहती है चीज़ों को लेके, तो एक एक्सपर्ट के थ्रू अगर हम उसे डिकोड कर दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो सर पहली मिथ है, थायराइड और अस्थमा जैसे डिसऑर्डर्स को क्या आप किसी सुपर मेडिसिन के थ्रू 100% क्योर कर सकते हैं? देखो, अस्थमा और थायराइड दोनों ही डिजीज को 100% क्योर करना इज नियरली इम्पॉसिबल। अब उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले थायराइड की बात करते हैं। थायराइड जो होता है बेसिकली दो तरह का डिसऑर्डर होता है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। यानी थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर होता है, थायराइड ग्लैंड होती है हमारी नेक के अंदर, वहाँ से थायराइड हार्मोन रिलीज होता है। तो किसी किसी पेशेंट में थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। किसी में थायराइड कम रिलीज होता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अगर 100 पेशेंट आप थायराइड के देखोगे तो 90 आप हाइपोथायराइडिज्म के देखोगे, 10 पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म के होते हैं। यानी कि जो ज़्यादा कॉमन है, हमारी आज की जो पॉपुलेशन जानना चाहती है, वो जानना चाहती है हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, यानी जिसमें थायराइड का लेवल कम हुआ है। ज़्यादातर ये डिजीज़ जो है फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन होती है, यंग फीमेल्स या ओल्ड एज, किसी भी एज पे ये डिटेक्ट हो सकती है। इसका कारण सिंपल सा है कि बॉडी के अंदर एक हार्मोन बन रहा था, जिसको थायराइड बोलते हैं, और वो बनना कम हो गया। सो बेसिकली जब वो बनना कम हो गया ड्यू टू एनी जेनेटिक रीजंस, ड्यू टू एनी डाइटरी आयोडीन की कमी से होता है, डाइटरी रीजंस, और एनी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, या फिर एनी पोस्ट सर्जरी, किसी सर्जरी के बाद भी ऐसा हो सकता है, पोस्ट रेडिएशन भी हो सकता है। तो इन सब कारणों से जब थायराइड बनना कम रहा है तो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो बाहर से सप्लीमेंट करना होता है। भाई जो चीज़ बॉडी में बन ही नहीं रही और आपको उसकी नीड है तो आप अल्टीमेटली उसको बाहर से प्रोवाइड करोगे, इनटेक करोगे। तो वो जो है, अब थायराइड का खुद ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि वो थायराइड है। आयोडीन आप ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, पर अगर वो आयोडीन की कमी की वजह से है तो वो उसको कंप्लीट कर देगा। बट अगर वो आयोडीन की कमी की वजह से नहीं है तो आयोडीन सॉल्ट खाने से कोई मच बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो जो हम बाहर से मेडिसिन देते हैं वो एक्चुअली थायराइड हार्मोन ही है जो हमारी बॉडी में बन रहा है, बस उसी को सिंथेटिक करके और वह है हम बाहर से ले रहे हैं। तो बेसिकली जब हम ये ले रहे हैं तो इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट को अगर नीड है, अगर उसकी बॉडी में नहीं बन रहा है तो वो नहीं बनेगा, वो आज भी नहीं बनेगा, वो 15 साल बाद भी नहीं बनेगा। बट हाँ, डिफरेंस ये आ सकता है कि आज अगर उसको 50 माइक्रोग्राम की टैबलेट की जरूरत है तो हो सकता है 15 साल बाद उसको 25 माइक्रोग्राम की जरूरत पड़े, या उल्टा भी हो सकता है उसको 100 माइक्रोग्राम की जरूरत पड़े उसके वेट के अकॉर्डिंग। सो 95% केसेस के अंदर थायराइड जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसकी मेडिकेशन जो होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। कुछ रेयर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ ऐसे थायराइडाइटिस होते हैं जिनमें विद टाइम थायराइड फंक्शन जो होता है वो गेन हो जाता है। तो उसके अंदर जो होता है फिर थायराइड हार्मोन एक बार बाहर से सप्लीमेंट करके और फिर लॉन्ग टाइम तक बॉडी के अंदर खुद से जनरेट हो जाता है और थायराइड की मेडिसिन बंद हो सकती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का मैं आंसर बोलूँ तो 95% केसेस में इट इज नो। दूसरी अगर हम बात करें अस्थमा, अस्थमा एक अलग डिजीज है। अस्थमा भी एक एलर्जिक डिसऑर्डर है बेसिकली। अस्थमा के अंदर क्या होता है, हमारे जो एयरवेज होते हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो अंदर छोटे छोटे मीडियम साइज एयरवेज होते हैं, लोअर स्मॉल साइज एयरवेज होते हैं। उन एयरवेज के अंदर जो होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। अब हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आज मैं कोई धूल मिट्टी से मेरा एक्सपोजर है, मैं एलर्जी में कहीं बाहर जा रहा हूँ, पॉल्यूशन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई एलर्जिक पेशेंट होगा, कोई एस्थमेटिक पेशेंट होगा, तो उसको तुरंत सांस में दिक्कत होना, खांसी होना वो चालू हो जाता है, बिकॉज उसका जो एयरवे है वो बाहर के एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है। तो बॉडी के अंदर की डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब एलर्जिक कंडीशन जिसको बोलते हैं, एटोपिक कंडीशन बोलते हैं। तो इसलिए जो है इसको कंट्रोल करना विदाउट मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब इसमें तो 100% केसेस यू हैव टू ट्रीट विद मेडिसिन ओनली, यू कांट ट्रीट इट विदाउट मेडिसिन। इसमें चांस ही नहीं है आप इसमें चांस ही नहीं है आप पूरी तरह से इसको ठीक कर सको। इसमें ऐसा है, जब तक आप मेडिसिन ले रहे हो इट इज गुड,
हाँ, मेडिसिन को कैलिब्रेट कर सकते हो। जैसे मान लो बहुत सारे पेशेंट हम लोग देखते हैं कि जब मौसम चेंजेस हो रहे होते हैं, यानी सीज़नल जब वेरिएशन होता है, उस टाइम अस्थमा के सिम्पटम्स बढ़ जाते हैं। बट जैसे मान लो वेरिएशन नहीं है, या मान लो गर्मी का मौसम चल रहा है या फुल सर्दी का मौसम चल रहा है, जब मौसम के टेम्परेचर के अंदर डे बाय डे वेरिएशंस नहीं है, या मॉर्निंग और नाइट के टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है डेली के, तो उस टाइम पे वो कंट्रोल रहेगा विदाउट एनी मेडिकेशंस, ऐसा भी पॉसिबल है। बट वापस से अगर जैसे ही सीजनल चेंजेस हुए, या अचानक से गर्मियों में एक बारिश हो गई, तो उससे जैसे ही सीजन चेंज होगा वापस से वो प्रॉब्लम करेगा, एंड देन वी हैव टू टेक मेडिसिन ओनली। आप उसको बिना मेडिसिन से नहीं कंट्रोल कर सकते। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो उसको पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दे। ओके, रेगुलरली कार्डियो सेशंस करने से आप हार्ट अटैक के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं? देखो सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बट सिर्फ कार्डियो सेशन से काम नहीं होगा। कार्डियो सेशंस एक पार्ट है उस चीज़ का। कार्डियो सेशंस के अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूंगा, जो हमारी गाइडलाइंस बोलती हैं कि 30 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज इज नेसेसरी, एटलीस्ट 5 days पर वीक। ये एक रिकमेंडेशन है, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 150 मिनट्स पर वीक होता है। अगर ये आप करते हो, ठीक है, उसमें कार्डियो हो सकता है, एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक हो Weight सकती है, training हो स्विमिंग हो सकती है। सकती है, जिमिंग हो सकती है, जो भी आप करते हैं, साइकिलिंग हो सकती है एक्चुअली, है ना। तो ये एक वर्कआउट होना चाहिए बेसिकली। तो ये अगर आप कर रहे हो, साथ के साथ आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो फैक्टर्स मैंने पहले बताए। प्रॉपर स्लीप आपको लेनी पड़ेगी, स्ट्रेस जो है आपको कम लेना होगा, ठीक है। आपको जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल को खत्म करना होगा, ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल में रखना होगा, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना होगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना होगा। जब ये सब चीजें आपस में काम करेंगी, देन ओनली वी विल प्रिवेंट द हार्ट डिजीज। सो कार्डियो इट इज ए पार्ट ऑफ दैट थिंग, इट इज नॉट ओनली द पार्ट। जी। बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं। Improper sleep or poor diet is a root cause of any disease. या जैसा मैंने प्रीवियसली बताया, एक स्टडी में आया था कि 6 आवर्स से कम जिसकी अगर स्लीप होती है अगर किसी पेशेंट की, तो उसको 3 गुना तक हार्ट डिजीज़ के होने के चांसेस और डायबिटीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 3 गुना तक उसकी रिस्क बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रॉपर स्लीप ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप होने से हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज़ होते हैं, प्रो इन्फ्लामेटरी हार्मोन्स कम होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स जो कॉर्टिसोल्स जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं ब्लड प्रेशर के लिए और डायबिटीज़ के लिए, वो कम रिलीज़ होते हैं। सो बेसिकली प्रॉपर स्लीप इज नेसेसरी, इट इज़ ए पार्ट ऑफ दैट केयर। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर एट ए वर्ज ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एंड ऑल दीज हार्ट डिजीजेस। और पुअर डाइट? पुअर डाइट का सर ऐसा है कि डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बेसिकली लोगों में एक मिथ होता है, वो भी मैं इनको आज लोगों को बताना चाहूँगा, वो हमारी जनता को, कि क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि हम फैटी डाइट ले रहे हैं, जैसे मान लो कुछ जंक फूड, फास्ट फूड कुछ खा रहे हैं, तो सिर्फ उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और अगर हमें डायबिटीज़ नहीं है तो हम मीठा खा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप अनकंट्रोल्ड, अगर आप नॉर्मल हो, आपके अंदर डायबिटीज़ नहीं है, तो आप अनकंट्रोल्ड मीठा नहीं खाना है आपको। ज़्यादा मीठा खाने से भी जो है वो मीठा जाकर के बॉडी में फैट में ही कन्वर्ट होना है। तो उसी से ये सारी चीज़ें हैंड ऑन हैंड चलती हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, फैटी लिवर, डायबिटीज़, ठीक है। तो डाइट तो ऑब्वियसली उसका एक पार्ट है ही। वी हैव टू इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स, वी हैव टू इंक्लूड जो है सैलेड्स, फ्रूट्स, ठीक है। नेचुरल मीठा आप खा सकते हो फ्रूट्स, बट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शुगर वाली चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती हैं, ठीक है। पैकेज्ड फ्रूट्स, अपने को पैकेज्ड जो ड्रिंक्स होते हैं वो नहीं लेने हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसको हम बोलते हैं। फ्रेश जूसेस यू कैन टेक, ओके। वी कैन टेक ड्राई फ्रूट्स, वी कैन टेक लेग्यूम्स, ठीक है, दाल, वी कैन टेक व्हीट, वी कैन टेक राइस, दीज ऑल आर हेल्दी, यू कैन टेक। बट इन डायबिटीज पेशेंट्स you have to take in moderate amount everything, okay। once you have diabetes you have to make a diet chart and you have to follow it। but अगर आपको डायबिटीज नहीं है, you can take everything natural sweet and in controlled quantity, moderate quantity, you have to take the fat diet, okay। you don't take it in more than recommended allowances, okay। So this was all about that mythbuster segment. क्या सर अर्ली स्टेज पर थायराइड डायग्नोज करना पॉसिबल है? हाँ, अर्ली स्टेज पे थायराइड जो होता है, जो 2 तरह का मैंने बताया, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, दोनों के लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को पहचानें अपने अंदर और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, और इजी टेस्ट, सिंपल एक ब्लड टेस्ट के थ्रू आप जो है उसको डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि जब थायराइड का लेवल कम हो गया बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या-क्या लक्षण आ सकते हैं? थकान होना, कमजोरी होना, बालों का झड़ना, फीमेल्स के अंदर वेट गेन का होना, नींद प्रॉपर नहीं आना, या कई बार क्या होता है कि पूरे दिन भर फटीग, ज़्यादा नींद आती रहती है और रात को नींद नहीं आती है, ठीक है। उसके अलावा जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, यानी जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये सारी, गले में कई बार स्वेलिंग होना, सूजन होना, ये सारे लक्षण जो होते हैं हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड के कम होने के हैं। दूसरे तरह के लक्षण होते हैं हाइपरथायराइडिज्म।
हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है, उसमें भी थकान कमजोरी हो सकती है, कई बार उसके अंदर पैल्पिटेशन होना, हार्ट बीट ज़्यादा महसूस होना, शरीर का गर्म महसूस होना, ठीक है, रात को इरिटेबिलिटी होना, बार बार नींद खुलना, नींद नहीं आना, ठीक है, बेचैनी होना, ये सारे लक्षण जो होते हैं इसमें होते हैं। एक और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, ज़्यादा ठंड लगना हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण है, ज़्यादा गर्मी लगना हाइपरथायराइडिज्म का लक्षण है। तो इस तरह के लक्षण अगर आपको आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी दोनों के अंदर हो सकती हैं, फीमेल्स में, हाइपर में भी और हाइपो के अंदर भी। तो इन लक्षणों को अगर आपको लगता है सबसे खास जो एक लक्षण होता है, जो हमारी आम जनता पहचान पाती है, वो वेट चेंजेस, कि वेट गेन हो रहा है तो वो है अपना हाइपोथायराइडिज्म, और वेट लॉस हो रहा है तो वो है हाइपरथायराइडिज्म। क्योंकि वेट में चेंजेस, वेट को लेकर आज खासकर फीमेल्स बहुत कॉन्शियस रहती हैं, तो उनको जो है स्लाइटली अगर चेंजेस होते हैं वेट के अंदर तो दे कैन डिटेक्ट। तो उस ऐसे केसेस में यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर, यू हैव टू गो फॉर T3 T4 TSH levels, free T3 free T4 and TSH levels, and then we can all easily diagnose the tests. सर, डेंगू और मलेरिया सबसे बड़ा जो एक सीजनल डिजीज हम बोलते हैं, और लोगों को एक्चुअल में नहीं पता है कि एक्चुअल में इसमें डिफरेंस और सिमिलैरिटीज क्या है, तो आप प्लीज हमें गाइड कीजिए। देखो, डेंगू और मलेरिया दोनों की दोनों जो है ट्रॉपिकल डिजीज हैं, सीजनल डिजीजेस हैं, ठीक है। डेंगू जो होता है वो एक वायरस से होता है, आर्बो वायरस, और मलेरिया जो होता है एक पैरासाइट से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम, ओके। तो दोनों के लक्षण जो हैं, सिमिलरिटीज़ ये हैं कि दोनों में फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है, दोनों के अंदर बॉडी एक हो सकता है, ठीक है, दोनों के अंदर प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं, आफ्टर एग्जामिनेशन प्लेटलेट्स जब हम चेक करते हैं तो वो कम हो सकती हैं। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो 2-3 मेजर डिफरेंस हैं, कि डेंगू के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स का मतलब होता है कि पेशेंट को 3-4 दिन पहले हल्का बुखार आएगा, उसको लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, भूख कम होना, बॉडी पूरा पेन होना, आँखों के पीछे पेन होना, मसल्स पेन होना। ये एज़ कम्पेयर टू मलेरिया डेंगू में थोड़ा ज़्यादा रहता है, बिकॉज़ ये वायरल फीवर जो होता है उसके लक्षण होते हैं, और डेंगू वायरस से ही होता है। तो उसके लक्षण आते हैं, फिर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आता है उसके बाद। यूजुअली फीवर्स के साथ चिल्स नहीं होता है इसके अंदर, जो डेंगू वाले पेशेंट होते हैं, यानी कि पेशेंट को कपकपी ठंड लग के बुखार यूजुअली डेंगू के अंदर नहीं आता है। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डेंगू के अंदर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मसल पेन होना, माइल्जिया जिसको बोलते हैं, पूरी बॉडी एक होना, आँखों के पीछे पेन होना, ठीक है, डिक्रीज एपेटाइट, भूख कम लगना, हल्का-फुल्का बुखार आना, क्योंकि ये एक्चुअली वायरल डिजीज़ है। तो वायरल के जो लक्षण होते हैं वो तो आते ही हैं, उसके बाद पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ सकता है। यूजुअली इसमें जो फीवर होता है वो चिल्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, यानी कि जो ठंड लग के बुखार यूजुअली जो है डेंगू का फीचर नहीं है। और जो इसमें प्लेटलेट्स कम होती हैं वो मलेरिया की तुलना में ज़्यादा कम होती हैं। यानी डेंगू के अंदर जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हम बोलते हैं, इट इज़ समटाइम्स मोर सीवियर देन मलेरिया, ओके। और जो दूसरा एक इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो एक डिफरेंस होता है वो होता है रैशेज़ होना बॉडी के अंदर। यानी कि डेंगू के अंदर क्या होता है, लाल-लाल चकत्ते बन जाते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये एक लक्षण है जो मलेरिया के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये एक्सक्लूसिवली आपको डेंगू के अंदर देखने को मिलेगा। मलेरिया के अंदर दूसरे हैंड पे अगर हम बात करें तो मलेरिया में फीवर का एक पैटर्न होता है। एक तो कपकपी लग के, ठंड लग के बुखार आता है। एक फीवर पैटर्न के साथ में आता है। जैसे मान लो आज सुबह 5 बजे फीवर आया, तो या तो आज शाम को 5 बजे आएगा या कल सुबह वापस 5 बजे आएगा। या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन फीवर आएगा, ठीक है? नहीं तो इंटरमिटेंट फीवर हो सकता है इसके अंदर, ठीक है? या फिर क्वार्टन फीवर हो सकता है, क्वाशीडियन, अलग-अलग टाइप्स होते हैं। मतलब एक पैटर्न अगर आप उसको नोटिस करोगे ना, तो फीवर का एक पैटर्न दिखता है और बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, बहुत ही हाई ग्रेड फीवर। तो मलेरिया के अंदर बेसिकली ये होता है, कोई रैशेज़ नहीं होते हैं। प्लेटलेट्स इसमें भी कम हो सकती हैं, पर वो यूजुअली जो होता है वो डेंगू की तुलना में कम होती हैं। डॉक्टर को आप जब कंसल्ट करेंगे तो एक एग्जामिनेशन पे स्प्लीनोमेगैली प्रेजेंट होती है। स्प्लीनोमेगैली का मतलब होता है यहाँ की तिल्ली जो होती है वो बढ़ जाती है, उसका साइज़ बढ़ जाता है। वो एक मलेरिया का फीचर है जो डेंगू के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और डिससिमिलरिटीज़ हैं दोनों के बीच में। अभी सर रिसेंटली मुझे भी डेंगू हुआ था और मैंने आपसे ही कंसल्ट किया था उस टाइम पे। बिल्कुल। तो आपने मुझे एक चीज़ बोली थी कि अभी बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट में रखो, और उस टाइम भी मैं पॉडकास्ट के ही काम में लगा हुआ था, शूट और इस सब में हेक्टिक था। तो रेस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है डेंगू के केस में? सर देखो, एक्चुअली न केवल डेंगू बल्कि कोई भी अगर वायरल इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, इनफैक्ट कोई भी इन्फेक्शन है, उसके अंदर रेस्ट एक ज़रूरी है बॉडी के अंदर। बिकॉज क्या होता है, जब फीवर आता है ना, तो फीवर आने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिक नीड्स बॉडी की बढ़ जाती है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी से जो है वाटर लॉस हो जाता है। तो ऐसे में आपको एक तो हाइड्रेशन मेंटेन करके चलना है, यानी कि जब से पानी की कमी बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए। और रेस्ट करने से जो हमारी अननेसेसरी जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, यानी जो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में पहले से बढ़ा हुआ है, उसको हमें थोड़ा नॉर्मलाइज लेवल पे लाना होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल पहले से ही फीवर आया है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आप कोई दूसरा काम लगे हुए हैं, उसमें भी आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, कैलोरीज यूज़ कर रहे हैं, और सेम टाइम पे आपकी एपेटाइट भी कम हो गई है, आप ओरली ले भी बहुत कम रहे हैं, डाइट भी कम ले रहे हैं,
तो बॉडी का डिमांड तो कितना हो गया, बहुत ज़्यादा, और सप्लाई बहुत कम हो गई। तो आपको उसके बीच में बैलेंस बना के चलना है। तो वो इसीलिए जो है रेस्ट हमेशा एडवाइस की जाती है, ताकि उससे रिकवरी फास्ट होगी। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी, तो उससे क्या होगा, फिर आपकी जनरलाइज बॉडी वेट पे, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट आना चालू होता है। फिर बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो फैट को तोड़ना चालू करेगा, फैट नहीं मिलेगा तो प्रोटीन को तोड़ना चालू करेगा। तो इसलिए जो है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर का जो ग्लूकोज है, जो स्टोर हो रखा है, उसको कंजर्व करके रखो। उसको जब यूटिलाइज हो तो उसको यूटिलाइज करना है अपने को। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रेस्ट। और हाइड्रेशन की बात करें तो वो भी सेम, कि हाइड्रेशन जो है पानी की कमी को पूरी करने के लिए चाहिए होता है। ये ना केवल डेंगू, सारे वायरल फीवर के अंदर ये हमें ध्यान रखना है। सर, जब हम किसी भी बीमारी को डायग्नोस करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट वेरी करते हैं, तो क्या एक्यूरेसी 100% रहती है और ब्लड टेस्ट की? देखो सर, किसी भी ब्लड टेस्ट की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो उस लैब पे डिपेंड करती है, उस लैब का जो है पैरामीटर, उसके जो कैलिब्रेशन कैसा है उस लैब का, उस पे डिपेंड करती है। जो टेक्नीशियन है या जो पैथोलॉजिस्ट है, जो उस लैब को, जो रिपोर्ट्स को, सैंपल को जो प्रोसेस कर रहा है, उसका एक्सपर्टाइज कितना है, ठीक है। तीसरा डिपेंड करता है कि जो सैंपल कलेक्ट किया गया है वो कितनी एक्यूरेसी से कलेक्ट किया गया है, किस टाइम पे कलेक्ट किया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ टेस्ट होते हैं, सपोज एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हम बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं, कि हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फास्टिंग कराना है, और बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं चाय पीकर कोलेस्ट्रॉल करा देते हैं, तो उसमें वो फॉल्सली बढ़ा हुआ आता ही है। तो इसलिए जो है आप कब कलेक्ट कर रहे हो, सेम यूरिन सैंपल के अंदर, यूरिन सैंपल के अंदर क्या होता है, एक मिड स्ट्रीम आपको सैंपल लेना होता है, क्लीन कैच्ड मिड स्ट्रीम सैंपल। उसका मतलब होता है कि यूरिन आया, थोड़ा सा यूरिन निकला, उसके बाद जो मीडियम मिड बीच वाला जो स्ट्रीम होता है वो आपको कलेक्ट करना होता है, और एसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ में। तो क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप कलेक्ट करोगे तो थोड़ी बहुत पस सेल्स आ सकती हैं, खासकर फीमेल्स के अंदर। तो इसलिए जो है आप सैंपल कैसे कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप किस समय पे कलेक्ट कर रहे हो, लैब का कैलिब्रेशन कैसा है, जो रिपोर्ट दे रहा है उसका एक्सपर्टाइज कैसा है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और एक और मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे डेंगू की हम बात कर रहे थे। डेंगू के अंदर हम डायग्नोस करने के लिए, जैसे पेशेंट हमने क्लिनिकली सस्पेक्ट किया कि ये डेंगू हो सकता है, तो हम लोग डेंगू NS1 और डेंगू आईजीएम टेस्ट कराते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये टेस्ट नेगेटिव आते हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेंगू नहीं है, ठीक है। हर टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है। इट इज़ नॉट, कोई भी टेस्ट 100% सेंसिटिव नहीं है। अगर डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आपको डेंगू है, बट अगर नेगेटिव आया तो भी वो डेंगू हो सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव आ गया तो यू हैव रूल आउट द टेस्ट। बहुत कम ऐसे टेस्ट होते हैं जो रूल आउट टेस्ट होते हैं हमारे मेडिकल में। बाकी टेस्ट जो होते हैं उनमें वेरिएबिलिटी रहती है, ठीक है ना। तो किस टाइम पे फीवर आने के आप दूसरे दिन सैंपल ले रहे हो, या फीवर आने के तीसरे दिन सैंपल ले रहे हो, या छठे दिन ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आईजीएम पॉजिटिव आएगा या NS1 पॉजिटिव आएगा, या दोनों ही नेगेटिव आएंगे, या दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। तो लैब में किस टाइप के एक्रेडिटेशंस होते हैं जो एक इंडिविजुअल चेक कर सकता है लैब में डायग्नोस कराने से पहले? देखो, NABH एक्रेडिट लैब होती हैं, जैसे तो जो NABH एक बहुत बड़ा एक वो है जो लैब्स को जो है कैलिब्रेशन को चेक करके एक्रेडिट करता है उनको, वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी पैरामीटर्स जो होते हैं लैब के अंदर, जो कैलिब्रेशन होता है रिपोर्ट्स का अलग अलग, जैसे मान लो एक होता है INR, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, ये हर लैब का अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से आपकी रिपोर्ट वेरी कर सकती है, वो एक लेबोरेटरी के अंदर की चीज़ है। बट हाँ ठीक है, मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोटा मोटा रिपोर्ट ठीक आती है। थोड़ा बहुत वेरिएशन, मान लो किसी एक लैब में आपका प्लेटलेट 150 आ रहा है, दूसरी लैब में 170 आ सकता है, इतना वेरिएशन हो सकता है। सर, आपके मेडिकल करियर का सबसे बेस्ट फेज और सबसे वर्स्ट फेज क्या रहा है? हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेस्ट फेज से। सर एक्चुअली सबसे बेस्ट फेज और सबसे वर्स्ट फेज जो है वो मेरा दोनों ही रेजिडेंसी के टाइम पे है। ड्यूरिंग रेजिडेंसी मतलब जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो चल रहा था यहाँ 3 इयर्स का, क्योंकि वो एक बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो वर्क स्ट्रेस, मतलब बेसिकली यू ग्रूम देयर, आप वहीं पर ही सीखते हो, और वहाँ जो आपने सीख लिया वो लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग पीरियड होता है बेसिकली हम लोगों के लिए, तो वहाँ बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी करते हैं जो हमें लगता था हम शायद नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी हम कर लेते हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा मुझे याद है। सबसे पहले मैं एक अच्छा फेज़ बताऊँगा। एक हम लोग जो है फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी में थे, मतलब MD फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा था इन RNT मेडिकल कॉलेज, और मेरी नाइट ड्यूटी थी, नाइट एडमिशन था। सो एक पेशेंट इमरजेंसी से एडमिट हुआ था, और वो पेशेंट एक्चुअली पोस्ट प्रेगनेंसी था, यानी प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हो गया था पेशेंट का, पोस्टपार्टम पेशेंट आया था अपने पास। तो उस पेशेंट को जो है बहुत हाई ग्रेड फीवर था। जब हमने उसको देखा तो पेशेंट जो है ऑल्टर्ड सेंसोरियम में था, यानी कि वो पूरा कॉन्शियस भी नहीं था। पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी बहुत कम था, पेशेंट को सांस में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब इट वाज ए वेरी क्रिटिकल पेशेंट बेसिकली। सो ये पेशेंट ऐसा था जो क्लियर कट ही शी नीडेड ICU। तो
उसके लिए हमने जो है नाइट में आईसीयू में बात भी की पेशेंट को रिगार्डिंग, हमने सीनियर से बात हुई, बट उस टाइम पे क्या होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई बार आईसीयू में बेड्स नहीं होते, सो समटाइम्स, और या फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, इससे भी क्रिटिकल पेशेंट थे जो ऑलरेडी आईसीयू में थे, सो वी हैव टू मैनेज दैट पेशेंट इन वार्ड ओनली। ओके, आईसीयू के पेशेंट को आप वार्ड में treat मैनेज कर रहे करना, हो। Okay. सो बेसिकली वी हैव टू मैनेज, और ऐसा हमें बहुत बार करना पड़ा, पर ये एक्सपीरियंस सबसे अच्छा था। तो ठीक है, हमने हार नहीं मानी, मैं और मेरा एक कलीग थे, हम जो दोनों जो है पेशेंट डील कर रहे थे, हमने जो है पेशेंट के सारे पैरामीटर देखे, क्लिनिकली उस पेशेंट को एग्जामिन किया, उसका डायग्नोसिस जो है हमने बनाया। उसके बाद जो है उस पेशेंट को एबीजी, एक ब्लड टेस्ट होता है एबीजी करना, नॉर्मल जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं वो सारे कराए। उसके बाद ऑक्सीजन सपोर्ट दिया उसको, एबीजी के अकॉर्डिंग उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक चीज़ होती है जो सीवियर सेप्सिस के अंदर होता है, उसमें एक सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन और बाकी सारी चीज़ें देनी होती हैं, तो वो सब एंटीबायोटिक्स वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से, मतलब एक फर्स्ट ईयर में जब आप हो, आपको आए हुए अभी 2 या 3 महीने भी नहीं हुए हैं, और उस टाइम पे इस क्रिटिकल केस को मैनेज करना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है और एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है। तो उस टाइम पे ये किया, मॉर्निंग तक पेशेंट वास्तव में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ, काफ़ी हद तक पेशेंट जो है कॉन्शियसनेस भी पेशेंट ने गेन किया, थोड़ा सा पेशेंट का जो है एबीजी भी इम्प्रूव हुआ, पैरामीटर्स इम्प्रूव हुए, ब्लड प्रेशर हल्का सा इम्प्रूव हुआ। फिर जो है हमारे सीनियर्स ने देखकर, हालांकि हमने उसको बाद में आईसीयू में शिफ्ट कर दिया मॉर्निंग में, बट तब उस पीरियड तक पेशेंट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड हुआ वार्ड के अंदर, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर। कैन यू इमेजिन, वी मैनेज दैट पेशेंट। वो पेशेंट आईसीयू में गया, पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट हुआ, 2-3 दिन आईसीयू में रहा, आईसीयू से रिकवर होकर जब वो वार्ड में आया, तब उस लेडी के जो फेस पर जो स्माइल थी, और जो वो थैंकफुल वाली जो स्माइल थी ना, दैट वाज माय ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस। और वर्स्ट एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, तो वर्स्ट एक्सपीरियंस भी मेरा रेजिडेंसी के अंदर ही आया था। वो एक्चुअली बहुत ही इनिशियल फेज में था, जब इट वाज द 5th डे ऑफ माय रेजिडेंसी ओनली, मतलब 5th और 6th डे, आई रिमेंबर। सो उसमें एक पेशेंट था, द पेशेंट वाज एचआईवी पॉजिटिव, शी वाज फीमेल, शी वाज आल्सो प्रेग्नेंट, शी वाज 8 मंथ्स प्रेगनेंसी। ओके, सो पेशेंट जो है फीमेल वार्ड में था, उसको हाई ग्रेड फीवर था, फीवर के लिए पेशेंट एडमिट हुआ था, वी वर सस्पेक्टिंग मलेरिया, ये मलेरिया हो सकता है क्योंकि उस टाइम सीजन भी चल रहा था। पेशेंट को देखा, उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, सारी चीज़ें हुई, पेशेंट थोड़ा सिक था, वी ऑल सेम केस, हम उसको आईसीयू में शिफ्ट करने का सोचते, बट वहाँ वार्ड नहीं था, समटाइम्स ऐसा होता था, बेड नहीं था वहाँ पर, तो वार्ड में हमने उसको मैनेज किया। अब उस पेशेंट के अंदर क्या हुआ, वो प्रेगनेंसी थी, तो बेबी जो है उसका जो है प्रीटर्म होने की संभावना होती है, कई बार इन्फेक्शन होता है तो प्रीटर्म डिलीवरी भी हो जाती है उसमें। तो इट वाज 1 AM at midnight, I was sleeping in my duty room, I received a call from nursing staff that sir patient is not good, she is uh, taking deep breaths। तो मैं गया, तो जब गया तो पेशेंट जो है बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, पेशेंट की जो है ऑक्सीजन जो है डिमांड बहुत बढ़ गई थी, 15 लीटर ऑक्सीजन पे पेशेंट सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो इट वाज ए वेरी क्रिटिकल केस, अगेन बेड अवेलेबल नहीं था, तो अब अपने को कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मैंने पेशेंट का भला सोचते हुए उसे यही बोला कि यार आईसीयू की नीड है एंड वी हैव नो बेड इन आईसीयू, सो आपको जो है आईसीयू वाली जो एम्बुलेंस होती है वो करके आप कहीं और ले जा सकते हैं अगर आप यू आर अफोर्डेबल। तो ठीक है, दे वर कन्विंस्ड, बिकॉज उनके लिए 2 बच्चा भी था और वो भी दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस पेशेंट को जो है फिर जैसे ही हम लोग ट्रॉली पे ले रहे थे एंड शी डिलीवर्ड, एक्चुअली उसका बीपी भी फॉल हुआ था एंड शी वाज हैविंग सीवियर ब्लीडिंग। सो पेशेंट को पोस्टमार्टम हेमरेज था, उसको जो बेबी हुआ तो वो तो ऑलरेडी डेड ही था उस टाइम पे। तो फिर फटाफट हमने गायनेक को कॉल किया, गायनेक आए, उन्होंने देखा, पेशेंट को वहाँ ट्रांसफ़र किया। अल्टीमेटली जो है आई रिमेंबर द मदर जो है वो तो बचा लिया गया, बट बेबी जो है हम नहीं बचा पाए थे। तो वो एक मेरे को बहुत वर्स्ट लगता है कि यार वो पेशेंट जो है अगर आईसीयू में बेड होता या फिर जो भी है, अब वो अल्टीमेट फेट तो क्या होता है वो हमें नहीं पता, बट हाँ ये है कि पेशेंट को जो है अगर आईसीयू टाइमली मिल जाता तो शायद वो पेशेंट बच बेस्ट सकता था, ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करा सकते थे। बट हाँ ठीक है, अब उसमें यह था कि एटलीस्ट इस चीज़ का, इसमें भी हमें एक चीज़ पॉजिटिव लगी कि एटलीस्ट हमने एक जान बचा ली उन दोनों में से। तो वो एक था, बट ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस अभी भी लगता है कि यार वो थोड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा अभी तक का था। बट ठीक है, समटाइम्स जो होता है रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। सर पूरा एनवायरनमेंट आजकल एआई पावर्ड हो चुका है और हर फील्ड में एआई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन है कि एआई डॉक्टर को रिप्लेस कर सकता है, बट क्या डॉक्टर की रिक्वायरमेंट्स को कम कर सकता है या एआई हेल्पफुल हो सकता है मेडिकल फील्ड में? देखो, एआई अपनी जगह ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट ट्रीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू डिजीज़। एआई डिजीज़ ट्रीट कर सकता है,
बट पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता। पेशेंट को ट्रीट तो एक डॉक्टर ही कर सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट वाले पार्ट में ना केवल इन्वेस्टिगेशंस और दवाइयाँ होती हैं, उसके अलावा पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो एक डॉक्टर कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट का जो है उसके साथ कन्वर्सेशन, पेशेंट को जो है दिलासा देना कि ही इज़ गुड, ठीक है। एक जो डॉक्टर का टच होता है वो एक डॉक्टर ही दे सकता है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे सकता। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इट कैन असिस्ट डॉक्टर्स। एआई जो होता है डॉक्टर को असिस्ट कर सकता है। जैसे हम देखते हैं खासकर रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, सीटी स्कैन, यूएसजी, एक्सरे, कई बार कुछ-कुछ जगह पे एआई से जो है इंड्यूस्ड रिपोर्ट भी आने लगी हैं, सोनोग्राफी की भी और एक्सरे की भी। तो उससे क्या होता है कि एआई के अंदर वो भी आपको फीड तो डॉक्टर को ही करना पड़ता है। एआई भी रिपोर्ट तब देगा जब उसके अंदर डाटा फीड फीड होगा, और वो डाटा डॉक्टर ही सेव करता है उसके अंदर, ठीक है। और उस डाटा के अकॉर्डिंग जो भी होता है वो रिपोर्ट जो है आती है, ठीक है, सोनोग्राफी या सीटी स्कैन की जो भी है। बट उसके अंदर ये होता है कि समटाइम्स फिजिशियंस या कोई कार्डियोलॉजिस्ट या कोई वो रिपोर्ट्स देख करके दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो वो सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, अगर वो उस रिपोर्ट के अंदर नहीं है, देन वी हैव टू रिव्यू द रिपोर्ट। और रिव्यू करने के लिए फिर हमें एक अगेन रेडियोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर ही चाहिए, जो, क्योंकि एआई के अंदर भी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। एआई के अंदर एरर होने की संभावना इवन डॉक्टर से भी ज़्यादा है। ये लोगों का मिथ है कि एआई होगा तो डॉक्टर से गलतियां जो होती हैं वो कम हो जाएंगी। नहीं, अगर एक डॉक्टर 10 में से एक केस में गलती करता है तो एआई 5 में से एक केस में गलती करेगा। इतना बड़ा इतना डिफरेंस है? डिफरेंस होगा सर, बिकॉज क्या होता है, जो फीड आप कर रहे हो डाटा ऑलरेडी, ठीक है, तो वो हम लोग ही कर रहे हैं, है ना। और हम लोगों को उसके अंदर कई बार क्या होता है, माइनर चेंजेस होते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे फील्ड में ऐसी होती हैं हम सेव नहीं कर सकते उस चीज़ को, वो देख कर के ही पता लगता है। तो वो चीज़ क्या होता है, एक डॉक्टर, एक रेडियोलॉजिस्ट की आईज जो होती हैं, जो उसको देखने के लिए बनी है, वही उसको डिटेक्ट कर सकता है। और क्लिनिकल चीज़ें भी होती हैं, जैसे आई एम सस्पेक्टिंग निमोनिया, मेरे को चेस्ट के अंदर लग रहा है, लेफ्ट लंग के अंदर ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स हैं, एयर एंट्री जो है वो रिड्यूस हो रखी है, और थोड़ा सा फ्लूइड लग रहा है, फ्यूजन लग रहा है मुझे। अगर ऐसा मुझे फाइंडिंग आ रही है और उसमें अगर एक्सरे के अंदर एआई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आई एम नॉट विद एआई, देन आई विल गो टू द रेडियोलॉजिस्ट कि यार इस एक्सरे के अंदर क्या है, आप बताइए, सीटी स्कैन के अंदर क्या है। तो एआई जो है असिस्ट कर सकता है, बट इंडिपेंडेंटली विदाउट डॉक्टर्स आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। सर, हम पॉडकास्ट की थोड़ी एंड की तरफ आ गए हैं, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उनके लिए एक कॉमन एडवाइस क्या रहेगी आपकी तरफ से? देखो, मेरी तरफ से एडवाइस जो है वो दो तरह की रहेंगी। सबसे पहली एडवाइस तो ये रहेगी कि जब आप मेडिकल कॉलेज में हैं, तो मेडिकल कॉलेज में बोथ स्टडी एंड एन्जॉय द लाइफ, एन्जॉय द कॉलेज लाइफ ऑल्सो। आजकल क्या हो गया है ना, दो तरह के बच्चे हो गए हैं। हमारे टाइम पे सब क्या चलता था, एकदम थोड़ा नॉर्मलाइज चलता था कि पढ़ भी लेते थे और एन्जॉय भी कर लेते थे, तो चीज़ें हो जाती थी। अब क्या है, दो तरह के बच्चे हो गए हैं। एक तो होते हैं जो फर्स्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज कंपटीशन भी हाई है, ठीक बात है। तो वो फर्स्ट ईयर से कोचिंग करते 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 लास्ट तक दे आर एग्जॉस्टेड। एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर एमबीबीएस और फाइनल ईयर जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या जो भी पैरामेडिकल्स हैं, दे आर एग्जॉस्टेड। और जब टाइम आता है एक्चुअल एनर्जी का, जब आपको पढ़ना होता है, आपको टाइम देना होता है, उस टाइम वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते। तो उन्होंने 5 साल अपना लाइफ का जो रूइन तो वो तो कर ही दिया, और साथ में जो गोल अचीव करना था वो भी नहीं किया, यानी दोनों चीज़ें खत्म हो गई। दूसरी तरह के जो स्टूडेंट होते हैं वो ये होते हैं कि वो बिल्कुल ही ना तो वो पढ़ाई करते हैं और ना ही वो, उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। तो ऐसा भी नहीं करना है अपन को। तो एक इम्पोर्टेंट ये है कि कॉलेज लाइफ को बैलेंस बना के चलो, ठीक है। जब आपको पढ़ना है तो पढ़ना भी है, जब क्लासेस अटेंड करनी है तब क्लासेस भी अटेंड करनी है, और जब मस्ती करनी है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉलेज लाइफ का। हाँ, वो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा हो सकता है, फाइनल ईयर में कम हो सकता है, वो वेरी कर सकता है मस्ती वाला पार्ट। लेकिन हाँ, पढ़ाई कंटिन्यूअसली आपको करनी है, मतलब करनी है। और दूसरा ये कि मैं दूसरा ये बोलना चाहूँगा कि देखो, ये स्ट्रेसफुल फील्ड है, ठीक है, बिकॉज लोग अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते हैं, होना भी चाहिए। किसी की जान बचाना या किसी की जान चली जाना बहुत मैटर करता है, ठीक है। एक इंसान के लिए सब, उसकी जान सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल फील्ड है। इस फील्ड में जो है आपको सिंसियरली अपना जो है, अपना जब आप पढ़ रहे हो तब भी सिंसियरली पढ़ना है, जब आप काम कर रहे हो, जब आप ड्यूटी कर रहे हो तब भी आपको सिंसियरली, क्योंकि आपका एक एक डिसीजन पेशेंट्स के लिए जो है वो उसकी लाइफ के लिए मैटर कर सकता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर सकता है, उसकी डिजीज सीवियरिटी को इफेक्ट कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें ही हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और तीसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो है, एक तो एमबीबीएस लाइफ का और जो है कॉलेज लाइफ का मैंने बताया। फिर अपन जब हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, जैसे एज ए डॉक्टर वी आर स्टार्टिंग और जॉब, तब उस टाइम पे डू नॉट रिलाई ऑन इन्वेस्टिगेशन मच। इन्वेस्टिगेशंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। टच द पेशेंट, यूज़ योर हैंड्स, यूज़ योर स्टेथोस्कोप, यूज़ योर क्लिनिकल स्किल्स।
आपकी जो बुक्स में लिखा है उसको देखकर अप्लाई करना सीखो। आजकल के डॉक्टर्स जो हैं बहुत सारे हमने देखे हैं, जो जूनियर और डॉक्टर्स आ रहे हैं वो स्किल्स यूज़ करना भूल गए। मतलब वो दे आर जस्ट ट्रीटिंग द रिपोर्ट्स, या ओके हीमोग्लोबिन कम है दे दो, यस ठीक है इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक दे दो। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू हैव टू suspect every possibility in the patient. You have to, if there is infection in the patient, then you have to suspect where is the infection, source क्या है उसका, focus क्या है, is it urinary infection or is it pneumonia or is it intra-abdominal infection or is it diabetic foot, क्या है। so जब तक आप एक रीज़न नहीं सोचेंगे उसका, तब तक आप उस पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। मेक एक हेल्दी रिलेशनशिप विद योर डॉक्टर पेशेंट, ओके, make your patient trust in you, okay, do not go for very costly investigations, do not go for so much of investigations, sometimes you have to treat non protocol, यानी कि कई गाइडलाइन से हटके भी you have to treat sometimes for patients only, okay, explain everything, treat करो, नहीं ठीक होता है then investigate करो, फिर नहीं ठीक होता है then और investigate करो, but if needed, एक सिंपल फीवर का पेशेंट है, आप 5,000 की जांचें करा दोगे तो इट इज़ नॉट feasible and not good to human also ना। so ये मैं बोलना चाहूँगा डॉक्टर्स के लिए जो है अपना, और स्टूडेंट्स का तो मैंने बता ही दिया है कि सब ये सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना होता है। so ठीक है, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपके इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने अपना टाइम निकाला, और ये सब चीज़ें, क्योंकि पेशेंट्स होते हैं वो कतराते हैं कि इतनी सी बात में डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर आप 200 रुपये मतलब जो भी है वो चार्ज होगा, फिर आप बताओगे कंसल्टेशन। तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेके सोसाइटी के हेल्प के लिए आप आए हैं और ये सारी चीज़ें बताए, तो वी अप्रिशिएट इट, और हम और आपके साथ जुड़ेंगे और एक एक डिजीज को कभी और फुर्सत से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस एपिसोड। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, और मैंने रिसर्च करने के बावजूद बहुत सारी नई चीज़ें थी जो 1-to-1 कॉन्वर्जेशन से जानी। सो होप यू लाइक द वीडियो, और सबसे पहले आपको अब कमेंट करना है कि जब हम नेक्स्ट टाइम ऐसे ही गेस्ट से मिलेंगे तो आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट डाउन कीजिए, और होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।